नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत आप लोग ने अगर देखा होगा, पहले ही पढ़ा है, जिसमें कि यौगिक शब्द के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय आता है। इसे हम विस्तार से आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के प्रारंभ में अथवा अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र, वी जैसे शब्दांश जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हार का अर्थ है माला अथवा पराजय। अगर इसमें आ उपसर्ग लगा दिया गया तो यह बन गया आहार। आहार का अर्थ है भोजन। हार में प्र उपसर्ग लगा दिया गया तब वह बन गया प्रहार अर्थात चोट। वी उपसर्ग लगाने के पश्चात वही हार शब्द विहार में बदल जाता है, जिसका अर्थ है भ्रमण करना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हार मूल शब्द में प्र, वी, आ शब्दांश जुड़ जाने के पश्चात इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। इस तरह से अब तक हम लोगों ने क्या समझा? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में कोई महत्व नहीं होता है, परंतु जब ये किसी शब्द के आगे अर्थात प्रारंभ में लगाए जाते हैं तो उनके अर्थ को विशेष रूप दे देते हैं। अर्थात ये शब्दांश ऐसे भी होते हैं, जैसे न शब्दांश लग गया यानी कि किसी भी चीज का नकारात्मक रूप हो गया, कु लग गया नकारात्मक हो गया, सु अथवा स लग गया अर्थात सकारात्मक रूप हो गया। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। ये संख्या में 22 होते हैं, यथा प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। आइए यहाँ पर हम लोग संस्कृत के शब्दांशों अर्थात उपसर्ग के प्रयोग के अलग अलग अर्थों को देखते हैं। प्र उपसर्ग लग गया यत्न के साथ तो वह हो गया प्रयत्न, प्राचार्य, प्रमाद। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्र शब्दांश एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों में लगने के बाद इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं परा का पराक्रम, पराविद्या, पराकाष्ठा, संभावना, संतोष, संयोग। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग शब्दांशों के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है अथवा नवीनता आ जाती है। अनु उपसर्ग लगा है अनुज छोटा भाई, अनुरूप के समान, अनुराग प्रेम, अनुगमन किसी को फॉलो करना। अलग अलग शब्दांशों के प्रयोग से अलग अलग अर्थ निकल करके आते हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग शब्दांशों से प्रयोग होने वाले अलग अलग मूल शब्द और शब्दों को देख सकते हैं। जैसे आ शब्दांश का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, अलग से अर्थपूर्ण शब्द भी नहीं है। यह एक वर्ण कह सकते हैं आप, यह शब्दांश है। लेकिन अलग अलग मूल शब्द, घात में लगा आघात बन गया, मोद यानी प्रसन्नता में लगा आमोद बन गया, तप में लगा आतप बन गया, इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। मरण में लगा आ, इसमें इसका अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इस तरह से परिमाण, परिच्छेद, पर्यावरण मूल शब्द
में जब भी उपसर्ग लगता है उसमें नवीनता आती है अथवा अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। सुगंध, स्वागत, सुलभ, अपि, अपिधान, अपितु, इस तरह से अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग से अलग अलग अर्थ आते हैं। अब तक हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग अथवा तत्सम शब्द के उपसर्ग हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तद्भव शब्द, अ शब्दांश लगने के बाद असत्य, अचेत, अथाह, असाध्य, चारों शब्दों में अगर आप देखोगे तो चारों के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। एक अकेला शब्दांश लगा हुआ है। उसी प्रकार से क उपसर्ग कपूत, कलंक, कठोर, कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, नी उपसर्ग निडर, निकम्मा, निहत्था। हम देख सकते हैं कि ये जो शब्दांश हैं जब मूल शब्द में लगते हैं अपने अर्थ को बदल देते हैं। भर उपसर्ग का प्रयोग, भरपेट, भरपूर, भरसक। च उपसर्ग का प्रयोग, चौराहा, चौपाल, चौपड़, चौमासा। दुबला, दुराहा, दुभाषिया, दुशाला। अ उपसर्ग से अवसर, अवघड़, अवघट, औरस इत्यादि। ये थे अब तक के हमारे हिंदी उपसर्ग अर्थात तद्भव शब्द। हिंदी सर्वग्राही भाषा मानी जाती है। इसमें अलग अलग विदेशी भाषाओं के शब्द भी समाहित हैं, विशेष रूप से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ हम देख सकते हैं पसंद, लायक और मुमकिन मूल शब्द में ना उपसर्ग लग जाने से नापसंद, नालायक, नामुमकिन एकदम अलग अर्थ देने वाले शब्द यहाँ बन गए हैं। ला उपसर्ग के प्रयोग से लाचार, लापरवाह, लावारिश अलग अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार से ईमान, गैरत और रहम जैसे मूल शब्द में बे उपसर्ग जुड़ जाने से एक अलग अर्थ हमें प्राप्त होता है। बेईमान, बेगैरत, बेरहम। इस तरह से हम यहाँ पर उर्दू फारसी के अल, खुश, हम, गैर, कम जैसे उपसर्ग देख सकते हैं। इनके प्रयोग से उर्दू के शब्द हमें प्राप्त होते हैं। आगे अंग्रेजी के कतिपय उपसर्ग इस प्रकार से हैं। सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, हाफ, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज, हाफ पैंट। को उपसर्ग से कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को-स्टार। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विदेशज भाषाओं के प्रयोग से भी अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग से हमें अलग अलग शब्द प्राप्त होते हैं, जो कि उपसर्गों के लग जाने से इनके नवीन अर्थ मिलते हैं। अब तक हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में समझा और अब हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहा जाता है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस अ। प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार से प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में परंतु बाद में चलने वाला। इन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वे किसी शब्द के पीछे अर्थात अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह प्रत्यय की परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लघुता प्रत्यय के साथ लघुता, फल वाला प्रत्यय के साथ फल वाला। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं।
ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु कहलाता है। जैसे कहना, पढ़ना, चलना, भागना, दौड़ना इत्यादि। ये सब चल, कह, पढ़, दौड़ धातु होते हैं। इसी के ऊपर जब प्रत्यय लगते हैं तो वही कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे लिख एक क्रिया है, आवट प्रत्यय लग जाने के बाद यह लिखावट बन गया। थक प्लस आन थकान, बोल प्लस ई बोली। अर्थात धातु किसे कहते हैं? क्रिया जो होती है, क्रिया में से अगर ना हटा दिया जाए वही धातु कहा जाता है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय लगाया गया, सुंदरता। सुंदर विशेषण है, ता प्रत्यय लगने के पश्चात सुंदरता भाववाचक संज्ञा बन गया। सोना प्लस आर सुनार। अब हम लोग कृत और तद्धित दोनों प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। अक प्रत्यय लेखक, पाठक, गायक। अन पालन, सहन, नयन, चरण। आन प्रत्यय उड़ान, मिलान, थकान, चढ़ान। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यय के लग जाने से मूल शब्द अपना अर्थ बदल देता है, एक नया अर्थ हमको प्रदान करता है। आलू प्रत्यय झगड़ा, झगड़ालू, कृपा, कृपालु, श्रद्धा, श्रद्धालु। इस तरह अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। इक सामाजिक, ऐतिहासिक, नैतिक। आवट लिखावट, सजावट, मिलावट इत्यादि। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। यह जरूरी नहीं होता है कि एक शब्द के साथ एक ही उपसर्ग जुड़ा हुआ हो अथवा एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ हो अथवा सिर्फ उपसर्ग अथवा सिर्फ प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है एक मूल शब्द के साथ दो उपसर्ग अथवा दो प्रत्यय अथवा दोनों ही जुड़े हुए हों। आइए सर्वप्रथम हम लोग दो उपसर्ग के साथ एक मूल शब्द का जुड़ाव देखते हैं। सम प्लस आ प्लस लोचन। यहाँ पे सम और आ दोनों ही उपसर्ग है। लोचन मूल शब्द के साथ जुड़ करके समालोचन। सु प्लस आ प्लस गत स्वागत। सु और आ दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। उसी तरह से प्रति उप दो है यहाँ पर, प्रति उपकार प्रत्युपकार। सत आ प्लस चार सदाचार। सत और आ दो उपसर्ग हैं, चार मूल शब्द के साथ जुड़ करके यह सदाचार हो गया है। अब हम देखते हैं दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ। भारत, ईय, ता। यहाँ पर भारत मूल शब्द के साथ ईय और ता दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, भारतीयता। इतिहास मूल शब्द इक ता दो प्रत्यय है, ऐतिहासिकता। मानस मूल शब्द इक ता दो प्रत्यय, मानसिकता। इसी तरह नीति इक प्लस ता नैतिकता। दूसरे उपसर्ग तथा प्रत्यय का अब हम एक साथ प्रयोग देखते हैं। प्र उपसर्ग, सन्न मूल शब्द और ता प्रत्यय है, प्रसन्नता। परि प्लस वार प्लस इक पारिवारिक। यहाँ पे उपसर्ग परि है और एक प्रत्यय है। संभावित शब्द में सम और इत उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े हुए हैं। इसी तरह से पारिश्रमिक में परि उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द और इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दो प्रत्यय एक साथ भी आ सकता है, दो उपसर्ग भी एक साथ आ सकता है अथवा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी साथ साथ आ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।